यूपीएससी समाचार, जिसमें हम डिस्कस करते हैं अपना डेली न्यूज एनालिसिस द हिंदू से, और जिसमें हम देखते हैं टॉप 5 न्यूज जो दिन के आपके रहती हैं, जिसको हम डिवाइड करते हैं प्री की न्यूज, मेंस की न्यूज और मैपिंग की न्यूज। उसके अलावा आपका लाइव क्यूएनए सेशन चलता रहता है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी हमने पहले पढ़ा या फिर अभी हम पढ़ रहे हैं। आज की हम न्यूज देख लेते हैं जो जो हम कवर करने वाले हैं। नंबर 1, वी विल बी सीइंग साइंस अटैक में आपकी न्यूज आ रही है निशार सैटेलाइट को लेके, और उसी में ही इसरो के चेयरमैन का इंटरव्यू था, तो उनसे चंद्रयान 4 के बारे में भी पूछा गया है। तो निशार और चंद्रयान 4 को हम कवर अप करेंगे। यूपीएससी और एचसीएस मेंस प्री में ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। पेज नंबर 7 पे आपकी न्यूज है सोलर स्टॉर्म को लेके, तो सोलर स्टॉर्म पे भी यूपीएससी प्री में पहले क्वेश्चन पूछा गया था। वी विल सी दिस। पेज नंबर 11 साइंस एंड टेक में अगली आपकी न्यूज रहेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कि कैसे उसको रेगुलेट करना है। तो हम देखेंगे कि इंडिया में एआई को लेके क्या क्या रेगुलेशन के इनिशिएटिव है, किस तरीके से हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल में हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का, एंड इट इज वेरी क्लोज टू अवर सोसाइटी एंड ऑल्सो माई हार्ट, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ज्यादातर लोग ओपनली बात भी नहीं करते हैं। यंग पीपल फेड अवे व्हेन देयर इज नो विजन। तो इसमें बात करी गई है द राइजिंग रेट ऑफ सुसाइड अमंग द स्टूडेंट्स, और उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी ऑथर ने बात करी है, और उसके बारे में हम भी बहुत डिटेल में बात करेंगे। बिकॉज आई हैव बीन अ स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट्स हैं, एज अ टीचर ऑल्सो आई फील कि यस, काफी वैलिड पॉइंट्स इस आर्टिकल में रेज करे गए हैं। वी विल सी अबाउट देम, ठीक है। उसके अलावा मैपिंग में हम देखेंगे साउथ अमेरिका का सेक्शन। लेट अस स्टार्ट। देखिए निसार सैटेलाइट को लेके आपका आ रहा है यहाँ पे इसरो चीफ से हमारा ये आपका एक इंटरव्यू था इनका, इसी के बारे में बात करेंगे। तो हमने प्री रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें निकाली है, जैसे कि निसार जो है उसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। काफी टाइम से ये न्यूज है, ऐसा नहीं है कि अभी न्यूज में आ रहा है। तो इसमें इनसे पूछा गया कि कब आप इसको लॉन्च करने वाले हैं, और एक्सपेक्टेड था कि जुलाई में लॉन्च करा जाएगा, बट अभी नवंबर एंड अक्टूबर में ऐसा माना जा रहा है कि लॉन्च किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ से आ रही है कि इवन द टॉप इंस्टीट्यूशंस दे गेट डिलेड, क्योंकि कई बार टारगेट्स रखे जाते हैं अननेसेसरली, मतलब हमें नहीं पता चलता कि कोई अनकंट्रोल्ड, नॉट अननेसेसरली अनकंट्रोलेबल चीजें हमारे सामने आती है, और उसकी वजह से काफी डिले भी हो जाता है चीजों में। तो ये देखने को मिलता है, तो इसलिए मैं इसको बताना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में भी ऐसा होता है। सो डोंट बी, मतलब अपने आप को इतना भी पुश करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ भी चीजें डिले होती हैं। यहाँ पे एक स्पेडेक्स करके आ रहा है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में आप अपना थोड़ा सा होमवर्क करेंगे। बाकी हम देखते हैं आज का। देखिए यहाँ पे चंद्रयान 4 के बारे में जो हमारे एस सोमनाथ है चेयरपर्सन, वो बातें कर रहे हैं कि कैसे इन द 4 इयर्स इसको लॉन्च किया जा रहा है। ऑलरेडी एचएस मेंस में चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 आपका पूछा गया था। देखिए चंद्रयान 3 की सक्सेस एंड आदित्य L1 मिशन जो रिसेंटली हमारा आया था, आदित्य L1 भी आपका एचएस मेंस जो अभी 2023 में हुआ है उसमें पूछा गया था। तो एक ब्रॉडर विजन हम लेके चल रहे हैं कि कैसे 2047 तक इंडिया को स्पेस सेक्टर में हमें वर्ल्ड लीडर जो है वो बनाना है। चंद्रयान 4 मिशन कैसे डिफरेंट रहेगा चंद्रयान 3 से। नंबर 1, ये लैंड करेगा, सैंपल लेके आएगा, दिस इज द कॉमन थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो रोवर है, देखिए चंद्रयान 3 में सिर्फ 30 केजी का था, अब 10 टाइम्स ज्यादा 350 केजी का आपका रोवर रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, एक्सप्लोरेशन एरिया 500 मीटर का था, ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, यानी 4 टाइम्स आपका एरिया जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है। एंड नंबर 4, यहाँ पे जो लैंडिंग साइट है वो मून का रिम है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। जैसे साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला इंडिया हमारा पहला देश बना था, तो ये भी हमारे लिए प्राइमरी अचीवमेंट रहेगी। अब इसमें अगला आ रहा है कि जो स्पेस एजेंसी का विजन है, तो सबसे पहला ये है कि हमें स्पेस फेयरिंग नेशन इंडिया को जो हो बनाना है वर्ल्ड लीडिंग सेक्टर। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट रहेगा, तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। नंबर 2, यहाँ पे इन्होंने 4 लेवल की बात करी है कि हमारे स्पेस सेक्टर को हमें डेवलप करना है। नंबर 1 इज स्ट्रेटेजिक, क्योंकि सारी चीजें अभी जैसे वारफेयर में भी हम देखें तो स्पेस वारफेयर आपका डेवलप हो रहा है, तो स्ट्रेटेजिकली हमें इसको डेवलप करना पड़ेगा। नंबर 2, स्पेस क्राफ्ट के एरिया में भी आप चाहे लो अर्थ ऑर्बिट है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, वहां पे स्पेस क्राफ्ट भेज रहे हैं, तो वहां पे भी आपको नए नए स्पेस क्राफ्ट, लाइट वेट और ये सब भी डेवलप करने पड़ेंगे। नंबर 3, इनोवेशन में ये डेवलप करना चाहते हैं एंड एक्सप्लोरेशन में। उसमें नई चीजें क्या आ रही हैं कि यहाँ पे स्पेस पार्क्स और स्पेस टूरिज्म पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं,
और ये नए एरियाज हैं, जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कई इसमें काम कर रहे हैं, अब हम इसरो को भी इसमें काम करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल स्पेस डाटा सॉल्यूशन पे बात करेंगे कि कैसे डाटा निकाला जा सकता है। अब हम निसार के बारे में देख लेते हैं। देखिए फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। नंबर 1, ये एक लो अर्थ ऑर्बिट का सैटेलाइट रहेगा, LEO। ठीक है, दोनों ने मिलकर डेवलप किया है, SUV साइज का है, और इसमें लगभग 2800 किलोग्राम आपका वेट रहेगा, लेस देन 300,000 इसका वेट है। और पहला सैटेलाइट है जिसमें कि 2 डिफरेंट रडार फ्रीक्वेंसी यूज करी जा रही है, L बैंड एंड S बैंड, ये ध्यान रखेंगे। फिर आप क्लाउड्स को भी पेनिट्रेट करने के कैपेबल है, मतलब इंफॉर्मेशन को, वेदर कंडीशंस को डे एंड नाइट थ्रू आउट आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये क्या है कि अर्थ के ऊपर चारों तरफ मॉनिटर करेगा, तो ये अर्थ के लैंडस्केप को रेगुलरली मॉनिटर करेगा, उसके चेंजेस को देख पाएगा, तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी अबाउट बायोमास है, नेचुरल हैजार्ड है, सी लेवल है, ग्राउंड वाटर है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी। ठीक है, उसके अलावा ये अर्थ को लैंड, आइस, सब चीजें ऑब्जर्व करेगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पैसेज में, कि जैसे ही जा रहा है आ रहा है तो क्या चेंजेस हो रहे हैं। और यहाँ पे जो रेगुलरिटी है वो रहेगी 12 दिन की, यानी हर 12 दिन में आपको डिफरेंट पिक्चर मिलेगी देखने को। ठीक है, तो हम उसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि व्हाट विल बी हैपनिंग। अगली न्यूज हमारी है ऑरोरा से लेके, तो यहाँ पे सोलर स्ट्रॉम, क्योंकि हमारे आ रहे हैं, ज्यादा इंटेंस हो रहे हैं, सन से भी रेडिएशंस निकल रही हैं, और वो कैसे हमें इंपैक्ट करते हैं। तो ये यूपीएससी प्री में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया था, 7 पॉइंट दिए गए थे, उसमें से आपको बताना था। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में ये अलग अलग कलर की आपकी लाइट है, तो इसके पीछे भी अपने अलग अलग रीजंस होते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये लाइट का कलर भी अलग अलग रहता है, ये भी हम देखेंगे। नाउ लेट अस सी, देखिए नाइट स्काई में अभी हैनले लद्दाख में ये देखा गया था, और थोड़े दिन पहले भी हमने कवर किया था कि कैसे नाइट ऑब्जर्वेटरी फर्स्ट इंडिया की हैनले लद्दाख में बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज सोलर स्ट्रोम, ये होती है एक एटमॉस्फेरिक कॉन्सिक्वेंसेस जो कि हम कह सकते हैं कि सन रिलेटेड अकरेंसेस जो अर्थ में आते हैं उनसे लिंक रहेगी। नंबर 2, यहाँ पे सन जो है वो पावरफुल एनर्जी बर्स्ट, जिनको सोलर फ्लेयर बोलते हैं, या फिर CME, कोरोनल मास इजेक्शन, क्योंकि ये कोरोना से आते हैं सन के, वो रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमारी रहेंगी। उसके अलावा अबाउट ऑरोरा, ये नेचुरल लाइट आपकी रहती है, ब्राइट कलर की रहती है, स्प्रिंगलिंग रहेंगी, और इसमें अलग अलग टाइप के कलर, रेंज ऑफ कलर आपके मिलते हैं। जैसे देखिए अब इसके 2 नाम और रहते हैं, ये कलर हमारा आगे है, आगे आ जाएगा, देखते हैं। देखो उसके अलावा जैसे यहाँ पे ये पोल्स के आसपास आपको देखने को मिलती हैं, नॉर्थ एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम इनको बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस, और सदर्न हेमिस्फीयर में हम इनको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है, सबसे प्राइमरी रीजन इनके अकरेंस के पीछे है सन में हो रही एक्टिविटी। अब सन में जो भी आपके प्रोटॉन एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, तो वहां पे स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल बनता है, वो आते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड से भी इंटरेक्ट करते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से, तो उसकी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट आपकी बन जाती है, जिससे कि ये देखने को मिलता है। ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट भी करता है, और एक प्रोटेक्टिव शील्ड का भी काम करता है, क्योंकि वो उसको भेज देगा, अदरवाइज अगर मान लो सारे के सारे रेडिएशन सन में आएंगे तो दे विल हैम्पर अस आल्सो, ये है। उसके अलावा ये देखिए, ये नाइट में आपके रहेंगी। अब यहाँ पे देखो, अगर नाइट्रोजन से ये कोलाइड कर रहे हैं तो ब्लू और पर्पल कलर आता है, ऑक्सीजन के साथ आपका ग्रीन कलर देखने को मिलता है। जैसे ही सन पे एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है तो CME आपके आते हैं, और उससे एक्स्ट्रा बर्स्ट देखने को मिलता है सोलर विंड में, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में टेम्परेरी डिस्टर्बेंसेस भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है जो यूपीएससी प्री में आपसे पूछा गया था। तो वी ट्राई कि आपको इस टाइप से जो भी एक फेयर आइडिया लगे कि वास्तव में जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो HCS, यूपीएससी प्री मेंस में कहीं पूछे भी जा रहे हैं या फिर ऐसे ही किए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप अननेसेसरली किसी भी टॉपिक को ज्यादा नहीं पढ़ सकते, आप डिपेंडिंग ऑन द PYQ पैटर्न ही आपको उसको लेना पड़ेगा। देखो अब जैसे यहाँ पे दिया गया, इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म या फ्लेयर रीचेस द अर्थ, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है कि आपको जीपीएस नेविगेशन में डिफरेंसेस मिलेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। सुनामीज को डकर, अब देखिए सुनामीज के पीछे मेजर रीजन हमारा रहता है अर्थक्वेक, और उसमें सोलर फ्लेयर्स का कोई लेना देना नहीं है। अब पहले यूपीएससी में एलिमिनेशन टाइप के क्वेश्चन आते थे जो आजकल नहीं देखने को मिलते हैं। तो देखो अब सुनामी वाले को हटा दो, 2 को हटा दो, तो ऑप्शन 2 गया, 2 गया, 2 गया, तो आंसर सीधा सीधा सी आ जाता है। 1 3 4 6 7, यानी 7 में से भी 5 ठीक है। तो आपको इन डेप्थ भी नॉलेज होनी चाहिए, और क्या चीज इसमें नहीं आ रही है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला जो टॉपिक है इट इज अबाउट AI रेगुलेशन। तो AI के बारे में हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या बातें आपकी करी गई हैं। देखिए अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि हर जगह
एआई रेगुलेशन को लेके बात कर रहे हैं। ये एग्जांपल्स आप अपने मेंस के उसमें भी कोट कर सकते हैं, जैसे कि जापान में सोशल प्रिंसिपल्स पे एआई को अभी ह्यूमन सेंट्रिक जो है वो बनाया जा रहा है। जैसे जो ह्यूमन वैल्यू, एम्पैथी है, कंपैशन है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इनको एआई में डाला जा रहा है। तो इसको लेके जापान काम कर रहा है ताकि एआई कैपेबल सोसाइटी ऑन बेस्ड ऑन ह्यूमन बेसिक प्रिंसिपल्स आपकी बनाई जा सके, ताकि हम सेफ्टी इंश्योर कर सके, फेयर कंपटीशन इंश्योर कर सके, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, इनोवेशन वगैरह इंश्योर कर सके। अदरवाइज इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू compete with एआई। सेकंड यहाँ पे यूरोप्स का है एआई एक्ट आपका है 2023। इसमें जो कभी कभी आर्बिट्रेरी रियल टाइम बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन आपसे ले ली जाती है, जैसे कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या फिर इमोशनल डिटेक्शन के लिए बात करी जाती है, तो उनको इन्होंने कहा है कि आपको ये बैन करनी पड़ेगी, ये नहीं हो सकते। और ये हमने थोड़े दिन पहले भी देखा था, 2-3 दिन पहले ब्लैकली डिक्लेरेशन 2023 नवंबर में आपका आया है। ये डायरेक्टली आपसे सिंगल लाइनर यूपीएससी प्री या एचएस में पूछा जा सकता है। जैसे 2014 यूपीएससी में आया था एक सवाल, फोटाजिला डिक्लेरेशन अबाउट व्हाट, तो ऐसा सीधा सीधा रहेगा अबाउट एआई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा कई बार जैसे एचएस में इस टाइप के सवाल पहले देखने को मिलते थे कि ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ठीक है, गूगल, मेटा, ये किस फील्ड में काम करते हैं, तो जो कॉमनैलिटी है उससे भी आपसे मैच द फॉलोइंग करवा सकते हैं। ऐसा भी आ सकता है। इंडिया में हमारा क्या एफर्ट चल रहा है, देखिए इंडिया में जैसे डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट हम लेके आए थे 2023 में, जो कि प्राइवेसी से भी डील करता है और कैसे डाटा कलेक्ट करना है, डाटा प्रिंसिपल्स रहेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट रहेंगी, वो कैसे काम करेंगे, तो ये रहेगा। नंबर 2 जीपीएआई ग्लोबल पार्टनरशिप हुई है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि काम कर रही है कि कैसे हम रेस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं, डाटा को कैसे गवर्न करना है, डाटा डेमोक्रेसी पे कैसे काम करना है, डाटा डेमोक्रेटाइजेशन या फिर कमोडिफिकेशन को कैसे आपको कंट्रोल करना है, कमोडिटी बनने को, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा जो वर्क हम फ्यूचर का देखें तो वो डाटा पे ही बेस्ड है। डाटा इज द न्यू ऑयल, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल, सब कुछ आपको उसी के थ्रू सिखाया जा रहा है। और इसके बिना किसी भी, अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो जिन कंपनीज के पास ये डाटा की एक्सेस रहेगी दे कैन इजीली कंट्रोल यू। तो ये न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म की फॉर्म में भी आ रहा है। उसके अलावा नीति आयोग जो हमारा है उसने भी एआई फॉर ऑल स्ट्रेटेजी आपकी बनाई है। एआई गैराज भी नीति आयोग ने बनाया है, जिसमें 5 सेक्टर्स पे एआई पे फोकस करने के लिए बात हुई थी। सबसे पहला हेल्थ केयर है, हेल्थ एंड एजुकेशन, थर्ड इज एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मार्ट मोबिलिटी। तो ये 5 एरिया इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। उसके अलावा कुछ प्रिंसिपल फॉर रेस्पॉन्सिबल एआई, जिसमें कि क्या एथिकल कंसिडरेशंस को हम रख सकते हैं, क्या एआई सॉल्यूशंस हो सकते हैं इंडिया में डिप्लॉय करने के लिए, उसके बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे आर्टिकल हो गए हैं। आज का हम मेंस का एडिटोरियल देखते हैं, एडिटोरियल एनालिसिस। इट इज बाय जोहन वर्गिस, ही इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट स्टीफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली एंड ही इज टॉकिंग अबाउट कि कैसे यंग पीपल फेड अवे व्हेन देयर इज नो विजन। अब ये लैक ऑफ विजन की क्या बात हो रही है, देखो जैसे यूपीएससी मेंस 2023 पीवाईक्यू आपका ऑलरेडी आया हुआ है कि एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड अमंग द यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। तो सेम में ही हमारा आ सकता है स्टूडेंट सुसाइड या फिर फार्मर सुसाइड। तो या आप मान लीजिए आर्मी पर्सनल या फिर पुलिसमैन सुसाइड। तो इनके आपके डाटा होने चाहिए कि कितनी कितनी हमारी सोसाइटी में सुसाइड रेट आपको देखने को मिल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो आप जो भी डाटा कोट करेंगे आपको वो ऑथेंटिक डाटा ही कोट करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, आप अपना एक फैक्ट शीट, एग्जांपल शीट जो है वो बना के रखें, उसी में आप अपने डाटा जो है वो डालते रहें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंटेक्स्ट है, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन आ रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको जो सुसाइड रेट है वो काफी हद तक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो हमारी जो ऑथर बोल रहे हैं कि जो कोचिंग कल्चर है उसकी वजह से और जो एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच है उसको हमें रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी, कोचिंग में जाने के बाद भी, जो गैप है अमंग द जो इंटेलिजेंट लोग हमारे आ रहे हैं जॉब में, तो वो काफी मेजर गैप अभी भी देखने को मिल रहा है। स्पेशली कोटा, कोटा जो कि एक एजुकेशन हब माना जाता था, अभी सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जा रहा है आपका, ठीक है। तो ऐसा रहे। अब इसमें डेट्रीमेंटल एफर्ट जो है मेजरली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी रहते हैं। स्टैंडर्डाइज एंट्रेंस एग्जाम जो स्टूडेंट पे डाला जा रहा है उससे मेंटल हेल्थ पे काफी प्रेशर पड़ता है। आप एक ही पैटर्न में प्रिपेयर कर रहे होते हैं सब लोग, और उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट इवन गेटिंग सेलेक्टेड, क्योंकि यही रियलिटी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। बट कहीं ना कहीं उस चीज में जो उसकी रियल वर्थ है, वैल्यू है, वो मिस आउट हो जाती है। और इस चीज को पर्सनली मैं भी जब भी स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ ट्राई करता हूँ एड्रेस करने की कि आप अपने आप को एग्जाम से ऊपर ना रखें, ठीक है।
जो भी है प्रिपरेशन कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, घर के लिए कर रहे हो, बट वो इस टाइप से नहीं होना चाहिए कि एग्जाम इज बिगर देन यू, लाइफ इज मच मच बिगर, एंड knowing about the real meaning of life, flow of life, and living them should be the main goal, not goal but वही होना चाहिए लाइफ के बारे में, ठीक है, रेदर देन हम सबका सब इसी पे फोकस कर दें। सोशियोलॉजी में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि एमाइल डरकाइम भी बात करते हैं सुसाइड्स के बारे में, तो वो बताते भी हैं कि 4 टाइप की आपकी सुसाइड रहती हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया, ठीक है। तो इसमें वो कहते हैं कि जो रेट ऑफ सुसाइड है वो किसी भी सोसाइटी में वो अप्रोक्सीमेटली जो है काफी लंबे टाइम तक कांस्टेंट देखने को मिलता है। उसके पीछे रीजन ये बताते हैं कि सुसाइड जो है वो इंडिविजुअल फैक्टर नहीं है, सुसाइड इज अ सोशल कॉज। तो हम जब जनरली मानते हैं कि किसी ने अगर सुसाइड किया है तो वो प्रेशर नहीं झेल पाया या इंडिविजुअली वीक था, ऐसा मान लिया जाता है, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट रियलिटी, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस हैं वी इग्नोर देम, हमें उन पे काम करने की आवश्यकता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इसके बारे में बहुत ही एब्सर्ड आपका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, जो लास्ट में वी विल सी। अब देखिए सुसाइड क्या होता है कि आपने अपनी खुद की जान ले ली, डेथ, योर ओन डेथ, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन डेथ। यहाँ पे मेंटल फिजिकल डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज, ये भी कारण हो सकते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन हो सकते हैं, कई बार इंपल्सिव एक्ट होता है बिकॉज ऑफ एग्जाम डिफिकल्टी, फेलियर इन एग्जाम, फेलियर इन रिलेशनशिप। तो हमें उतना सिखाया ही नहीं जाता कि किस तरीके से जो रियल प्रॉब्लम है हमारे समाज की उनको कैसे डील करना है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस 30 35 40 साल की उम्र में हमें पता चलता है कि ओके दिस इज द वे टू डील। एंड व्हाट अबाउट आवर चिल्ड्रन जिन्हें कुछ भी नहीं पता और उनको हम सिखाते भी नहीं है, वी थिंक दैट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो ये एक विशियस साइकिल सा बन जाता है। एनसीआरबी भी आपका बता रहा है कि 2021 में आपका जो 4.5% राइज देखने को मिला, जिसमें टॉप पे आपका एमपी सॉरी महाराष्ट्र है, देन एमपी है, तमिलनाडु है। सुसाइड स्टूडेंट के बीच में भी काफी ज्यादा देखने को मिले, स्पेशली 15 to 29 का जो ग्रुप है उसमें। तो अगर हम फैक्ट देखें तो देखिए हर 42 मिनट में एक स्टूडेंट अपनी जान जो है वो ले रहा है, तो यानी 34 स्टूडेंट दे आर डाइंग एवरी डे, ठीक है। तो ये काफी डीप प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें भी जो कोटा में अगर आप देखते हैं तो काफी रेट जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। सबसे मेन कारण है प्रेशर, और प्रेशर के पीछे भी एक कारण है फैमिली। अब यहाँ पे ऑथर जो है वो फैमिली को भी कॉल आउट करते हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती स्टूडेंट को, और जबकि हमारी जो प्राइमरी यूनिट ऑफ सपोर्ट है वो तो फैमिली ही है। उसके बाद आपके दोस्त आते हैं, उसके बाद अदर थिंग्स आती है, टीचर्स भी आते हैं। टीचर्स एंड फैमिली का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है स्टूडेंट को सपोर्ट करने में, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। तो ये है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट स्ट्रेस और इन सब पे काम करना चाहिए। सोशल डेवलपमेंट जो है स्टूडेंट की वो खत्म हो जाती है, ये नहीं कर पाते, ठीक है। इंटेंस स्टडी शेड्यूल रहता है, अनहेल्दी एनवायरनमेंट रहता है, मेंटल फिजिकल प्रेशर रहता है, तो आपको बैलेंस करने की आवश्यकता है खाने पे, पीने पे, फिजिकल हेल्थ पे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया भी कि जैसे अभी सीयूईटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह के लिए रहता है, तो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं देख रहे, सिर्फ मार्क्स पे ही फोकस कर रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में भी बात आ रही है, तो आई जस्ट वांट टू आस्क एवरीवन ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग दिस लेक्चर कि आप जरूर बताएं कि हाउ कैन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट help in solving this problem and how can we make this system better। क्योंकि आप मानो या ना मानो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एक बहुत मेजर रोल अभी बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट की लाइफ में। पहले जो रोल फैमिली और स्कूल्स का रहता था, अब कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का आ गया है। तो इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, तो आपको वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेंगी, और उसी हिसाब से एक्ट आउट भी करना पड़ेगा। तो आप भी अपने इनपुट दीजिए ताकि हम भी उनको समझ सके और इनकॉर्पोरेट कर सके, ठीक है। तो प्रोलिफरेशन हो रहा है बट एक डिस्कनेक्ट है जिसकी वजह से रियल आउटपुट हमारा नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा। इसमें जैसे आप चाहे क्वालिफाइड टीचर मान लो, उनकी रिक्रूटमेंट को लेके ले लो, या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। टीचर स्टूडेंट रेशियो है ताकि एक पर्सनल कनेक्ट जो है वो रह पाए, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यूज हैं कई बार जैसे रिक्रूटमेंट में, इनका भी बहुत एक मेजर रोल रहता है। आप सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, नॉन एकेडमिक चीजों को भी देखें। यहाँ पे ऑथर अपने खुद की यूनिवर्सिटी का भी एग्जांपल दे रहे हैं, सेंट स्टीफन यूनिवर्सिटी कॉलेज, कि यहाँ पे इंटरव्यूज रहते हैं, तो उससे काफी चीजों को मिटिगेट भी किया जाता है कि एग्जाम प्रेशर और इन सबको। सबसे ज्यादा जो कॉल टू एक्शन है, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, पॉलिसी मेकर है, लेजिस्लेचर है, तो इनको सबको होलिस्टिकली ये चीजें देखनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए फार्मर सुसाइड है, उसको भी हमने एक क्राइसिस की तरह देखा था, तो द सेम वे वी हैव टू रिकॉग्नाइज दिस क्राइसिस आल्सो। अब अगर मेन रीजन हम देखें बिहाइंड द अलार्मिंग राइज ऑफ द सुसाइड, नंबर वन इज
एजुकेशन जो है वो लाइवलीहुड बन गया है रेदर देन नॉलेज सीकिंग। तो अब आप क्या हो गया कि यार जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए भी ज्यादा ये हो रहा है। सेकंड, प्रेशर जो है गवर्नमेंट जॉब का, सरकारी नौकरी का, वो आज भी बहुत ज्यादा है फैमिलीज में, ठीक है। आई कैन टेल यू दिस इज टू मच और अनएक्सप्लेनेबल है। नॉट एवरी पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट जॉब के बाहर भी एक लाइफ है, प्राइवेट जॉब भी हो सकती है, इक्वली गुड हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और विद टाइम अगर आप में स्किल है, एजुकेटेड है, तो आप डेफिनेटली इक्वली अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। हमारी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जाम ओरिएंटेड है, उसको भी हमें बदलना पड़ेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, दे एक्टिंग एज अ प्रिजन फॉर मैनी स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे दे आर कैशिंग इन फॉर द होप ऑफ बेटर फ्यूचर। कई बार फियर फैक्टर को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं कि मतलब समथिंग यू आर मिसिंग आउट। देखो, एक पॉजिटिवली पुश करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट फियर को आप कहें कि उसको कैपिटलाइज करना, इट्स एंटायरली डिफरेंट। सो दैट शुड नॉट हैपन। तो ये होना भी नहीं चाहिए। इसी में ही जैसे यंगस्टर वगैरह ज्वाइन करते हैं तो उनके बॉडी, सोल, ड्रीम्स, एवरीथिंग गेट टेम्स, ठीक है। नाउ और जो फैक्टर्स हैं, मार्जिनलाइज जो स्टूडेंट है उनके लिए तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है। उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको इंग्लिश नहीं आती, वो पढ़ नहीं सकते अच्छे से, compete नहीं कर सकते, तो वो इस विशेष साइकिल में और भी ज्यादा फंस जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए और डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाती है। सोशल आइडियोलॉजी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, तो सबको देखो, फेलियर टू सिक्योर अ ड्रीम जॉब, व्हाट इज ड्रीम जॉब, देयर इज नथिंग लाइक ड्रीम जॉब एंड देयर इज नथिंग लाइक सक्सेस एंड फेलियर। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो डेफिनेटली यू विल बी सफरिंग। इन्हीं सब कंपैरेटिव एनालिसिस में आप पिसते रहेंगे, आपको इससे बाहर निकलना ही निकलना पड़ेगा। और उसके अलावा एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्लॉड न्यू लिबरल एजेंडा फॉर फेलियर एंड सक्सेस। इसमें हमेशा यही बताया जाता है कि मतलब एक बिलीव दैट इट इज नॉट दैट हार्ड टू फाइंड सक्सेस इफ वन वर्क्स हार्ड एनफ। देखो, अब वो सक्सेस क्या है, कौन सी है, और डू वी रियली नीड टू वर्क दैट हार्ड टू फाइंड व्हाट वी वांट। पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि व्हाट यू आर एस्पायरिंग इज रियली व्हाट यू वांट, रियली व्हाट यू नीड, और जस्ट बिकॉज ऑफ अ सोशल कंट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट यू वांट दैट। तो आपको अपने पर्सनल रीजनिंग से उसको डिफाइन करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन डिसाइड बेटर, ठीक है। आप सर्कमस्टांसेस को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे गीता में भी कहा गया है कि यू आर नॉट द कंट्रोलर कर्मण्यवाधिकारः से, आपको सिर्फ काम पे ही फोकस करना पड़ता है, डिटैच फ्रॉम द गोल, ठीक है। एक्सीलेंस पे आप फोकस करें, ठीक है। खाने को है तो आप अपना एक्सीलेंस पे फोकस करो, तभी काम हो पाएगा। अब जो अलग अलग सॉल्यूशन यहाँ पे प्रपोज करे गए हैं, जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे इन्होंने द मिथ ऑफ इंडियन फैमिली बीइंग सपोर्टिव को भी कॉल आउट किया है कि सब लोग बोलते हैं कि काफी सपोर्टिव है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। फैमिली ही सबसे ज्यादा प्रेशर आपका बिल्डअप करती है स्टूडेंट के ऊपर। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? नंबर 2 यहाँ पे कहा है कि डीपर इंट्रोस्पेक्शन हमें चाहिए टू मेक शिफ्ट सॉल्यूशन। हम कई बार जुगाड़ में लगे रहते हैं, ठीक है, और जुगाड़ से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू फाइंड द डीप प्रॉब्लम, डीप एनालिसिस एंड डीप सॉल्यूशन। जैसे कि आप स्टूडेंट्स पे प्रेशर को थोड़ा ईज करें, बोर्ड को उतना भी ना ले, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर नॉन एकेडमिक स्किल्स पे भी फोकस करें, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, स्टूडेंट टीचर रेशियो, ताकि और ज्यादा फोकस किया जा सके। एंड वी नीड टू टेक अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोसाइटी। ये सिर्फ एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक फैमिली की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। वी हैव टू रियलाइज दैट, देन ओनली वी कैन एक्ट। अब इसके अलावा अगर हम देखें एक सॉल्यूशन यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने बताया था कि आईआईटी में एक सुसाइड हुई, तो उन्होंने कहा कि यू शुड रिप्लेस सीलिंग फैंस इन हॉस्टल रूम विद दोज ऑन वॉल माउंटेड। तो ये कितना एब्सर्ड सॉल्यूशन है, थॉटलेस सॉल्यूशन है, लैक ऑफ एम्पैथी, ठीक है। तो ये दिखाता है कि इतने हायर इंस्टीट्यूशंस में भी जो लोग बैठे हुए हैं, दे आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग द डीपर कोज। तो अब मतलब तो फिर कैसे सोल्व हो पाएंगी चीजें? तो एट द लास्ट वी कैन कंक्लूड कि आपको इसको एज अ क्राइसिस समझना पड़ेगा। जैसे फार्मर सुसाइड का क्राइसिस है, एग्रेरियन क्राइसिस, तो वैसे ही मेन प्रॉब्लम क्या है? राइजिंग एस्पिरेशंस एंड श्रिंकिंग अपॉर्चुनिटी। सो वी हैव टू डिक्रीज द एस्पिरेशन एंड राइज द अपॉर्चुनिटी, तब हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिक्रीज द एस्पिरेशंस? अपनी नीड्स को रिकॉग्नाइज करके, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे। तो ये आपका रहेगा। एंड आई होप इससे काफी इंसाइट्स आपको मिले होंगे। जो आप शेयर करना चाहते हैं वो प्लीज फील फ्री टू कमेंट। आज का हमारा लास्ट सेक्शन है मैपिंग का, साउथ अमेरिका। देखो, साउथ अमेरिका में बहुत सारी कंट्रीज हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट है, अमेजोन है, मेटाग्रेसो,
हाईलैंड है, शियरो एफिशिएंसो है, ठीक है, ये है। उसके अलावा जैसे यहाँ पे रोकीज एंडीज हैं, रोकीज तो ऊपर हमारा एंडीज पर्वत श्रृंखला है, अकोंकागुआ पीक है आपकी, ठीक है। एक यहाँ पे डेजर्ट भी है, पैटागोनिया डेजर्ट, जो कि एचसीएस में पूछा भी गया था कि साउथ अमेरिका में है ये। ब्यूनो एरिस, ये आपकी सिटी जो है वो बार बार न्यूज में रहती है, ठीक है। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। फ्लैकलैंड आइलैंड्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सारे ध्यान रखने पड़ेंगे। गैलापागोस आइलैंड्स हैं, फ्लैकलैंड आइलैंड है, ये आपसे पूछे जाते हैं। ये है जैसे गैलापागोस आइलैंड इक्वेडोर के पास, यहाँ पे क्या हुआ था वो आप बताएंगे। बायोलॉजी में हमारे बहुत सारी बार आता है गैलापागोस आइलैंड, ये है यहाँ पे। देखो अब हम इसको देख लेते हैं। टोटल देयर आर 14 कंट्रीज, क्या है, अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ्लैकलैंड आइलैंड्स, ठीक है, फ्रेंच गिनी, गुयाना, पैराग्वे, पेरू, सरिनेम, उरुग्वे, वेनेजुएला, ये 14 हमारी सिटीज आती हैं, जिसमें से एक आप ध्यान रखेंगे, बीपी को लॉक कर दो। बीपी क्या है, बोलीविया एंड पैराग्वे, ठीक है। तो ये जो दोनों है बोलीविया एंड पैराग्वे, दीज आर द लैंडलॉक्ड कंट्रीज। उसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है अबाउट द साउथ अमेरिका। नंबर 1, ये ट्रायंगुलर शेप है, वी नो अबाउट इट। 12 डिग्री नॉर्थ से लेके 55 डिग्री साउथ तक आपका एक्सटेंशन है, यानी यहां से इक्वेटर भी जा रहा है और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी पास हो रहा है। नदर्न पार्ट से इक्वेटर पास हो रहा है, बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 60 डिग्री मेरिडियन इसको इक्वल हाफ में लगभग आपका डिवाइड करता है। अफ्रीका का 2/3 साइज है, इंडिया का 6 टाइम साइज है। यहाँ पे फ्योर्ड्स पाए जाते हैं, डीप इनलेट्स होते हैं सी में इनटू द माउंटेन लैंड। फ्योर्ड आपको पता होना चाहिए, फ्योर्ड आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है कि क्या रहते हैं ये और क्या उनकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गैलापागोस आइलैंड, ठीक है, या फिर युआन फर्नांड आइलैंड आपके यहाँ पे पाए जाते हैं। गैलापागोस जो हमने देखा इक्वेडोर के पीछे की तरफ है, पैसिफिक ओशियन में युआन फर्नांड भी है, ठीक है। ये आपको बताना है यहाँ पे क्या हुआ था। टिएरा डेल फ्यूगो, ये भी आइलैंड्स है वेनेजुएला के अंदर, नदर्न अटलांटिक ओशियन, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा एंडीज, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, इन कंट्री से पास होती हैं। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लिथियम ट्रायंगल ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें 3 कंट्रीज आती हैं, ए बी सी, तीनों के नाम आपको बताने हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है, लैंड लॉक कंट्री आपको क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के जो सवाल आते हैं, जैसे यूपीएससी 2017 प्री का ये क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। आपको ये आंसर करना है कि मेडिटेरेनियन सी, ये वाला लोकेशन 6-7 बार आपसे पूछी गई है, इज द बॉर्डर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। अब इनमें से एक जो है वो लैंडलॉक कंट्री है। अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको यहाँ पे ढूंढ लेते हैं कि वो कौन सी है, तो आप उसको हटा सकते हैं और उसके हिसाब से आपका आंसर जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो उसमें इजी टू आइडेंटिफाई हो जाता है। तो इसको आप आंसर करेंगे कि क्या इसका आंसर रहेगा, कौन कौन सी इनमें से हमारी लैंडलॉक कंट्री है। So that is it for today's UPSC Samachar. I hope you like this session, like this video. Share this video with your friends जो prepare कर रहे हैं, और जल्दी ही हम शुरू करने वाला है यूपीएससी समाचार हिंदी मीडियम में, exclusively for हिंदी मीडियम स्टूडेंट। See you till then, stay healthy, goodbye, जय हिंद।